जनसत्ता संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसमें यह आशंका पैदा हो गई है कि आने वाले दिनों में वह अपने सामने खड़ी चुनौतियों से कैसे निपटेगी। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की वजह से पिछले करीब 1.5 साल से एक तरह का ठहराव कायम है, जिसमें विपक्षी पार्टियां चाहकर बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। अलग अलग मुद्दों पर सरकार के विरोध और आंदोलन में वह तीव्रता नहीं दिखती है जिससे कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित बनाए रखती है, जबकि मुख्यधारा की राजनीति में अपनी मौजूदगी के लिए मुद्दे चुनना और उस पर सक्रियता बनाए रखना किसी भी पार्टी की ज़रूरत होती है। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जनमत निर्माण के लिए जितने जतन करती दिखती है उससे ज़्यादा वह आंतरिक कलह से परेशान है। हालांकि यह ठीक वही समय है जब पार्टी को अपनी गतिविधियों के जरिए जनता के सामने यह संदेश देना चाहिए था कि सरकार की रीति नीतियों के बरक्स वह मजबूत विपक्ष की भूमिका में मौजूद है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसा चल रहा है जिससे निपटना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। पैरा गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य में पार्टी के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच काफ़ी खींचतान चल रही है। दोनों खेमे केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद कुछ देर के लिए शांत पड़ते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में टकराव की हद तक चले जाते हैं। हालत यह है कि हर कुछ दिन बाद पार्टी के विधायकों के असंतोष या फिर बगावत की खबर आती है और उसे शांत करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। पंजाब में जब नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष पद सौंप दिया गया, उसके बाद अमरिंदर सिंह के रुख में आई नरमी से यह लगा कि अब कलह का दौर शायद खत्म होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यों पार्टी की ओर से यह घोषणा की गई है कि पंजाब में भावी विधानसभा चुनाव कांग्रेस अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ेगी। सिद्धू और उनके खेमे में इस पर सहमति बनी तब शायद कांग्रेस को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन महत्वाकांक्षाओं का टकराव उभरा तो समूची पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। पैरा दरअसल कांग्रेस अभी पंजाब में आंतरिक कलह से जूझने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी वह पहले के एक तय शर्त के व्यूह में फंसी दिखती है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के समय मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था। उसी संदर्भ में पिछले कुछ महीने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टी.एस. सिंहदेव के समर्थकों की ओर से वह शर्त याद दिलाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि पार्टी में शीर्ष स्तर पर पंजाब या छत्तीसगढ़ की इन स्थितियों के नफ़ा नुकसान का आकलन नहीं किया जा रहा होगा, लेकिन राजनीति में
सही समय पर जरूरी कदम उठाने पर ही नतीजा निर्भर होता है। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपसी मतभेदों और टकराव के चलते ही कांग्रेस मध्य प्रदेश के हाथ आई सत्ता गंवा चुकी है। राजस्थान में पार्टी के आंतरिक झगड़े जग जाहिर हैं। पार्टी के भीतर महत्वाकांक्षाओं के टकराव की वजह से आज दशा यह है कि कांग्रेस राष्ट्रीय फलक पर खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में पेश नहीं कर पा रही है, जबकि मौजूदा वक्त में एक सशक्त विपक्षी पार्टी या गठबंधन की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है, जो आम जनता के अधिकारों को आवाज़ दे और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर न होने दे। अगले पेराई सत्र के लिए केंद्र ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP में 5 रुपये की बढ़ोतरी घोषित की है। हर साल पेराई सत्र शुरू होने से पहले सरकार FRP घोषित करती है, फिर कुछ राज्य सरकारें राज्य परामर्श मूल्य यानी SMP घोषित करती हैं, जो केंद्र द्वारा तय कीमत से कुछ अधिक होती है। चीनी मिलें किसानों से इसी कीमत पर गन्ना खरीदती हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 400 रुपये की जाए। इसे लेकर वे आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसे में 5 रुपये की बढ़ोतरी से वे कितना संतुष्ट होंगे, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। गन्ना किसानों की काफ़ी समय से शिकायत है कि उन्हें वाजिब कीमत नहीं मिल पाती। पिछले कुछ सालों में खाद, बीज की कीमत और मजदूरी लगातार बढ़ते जाने की वजह से गन्ने की खेती करना महंगा काम होता गया है। गन्ना नगदी फसल है, इसलिए किसान इसे उगाने को आकर्षित होते रहते हैं, मगर इसमें लागत बढ़ने और फसल की बिक्री की गारंटी न होने, उसका भुगतान समय पर न मिल पाने की वजह से बहुत सारे किसानों ने गन्ना बोना बंद कर दिया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से किसानों को मिलों से अपना बकाया पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि वह किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों पर तेजी से काम करेगी, मगर स्थिति यह है कि पिछले 7 सालों में खाद, बीज, कीटनाशकों आदि की कीमत लगातार बढ़ती गई है, मगर उसके अनुपात में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा है। इसके अलावा ज़्यादातर राज्यों में व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर किसानों से अनाज खरीदते हैं। फिर भी खुदरा बाजार में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में कई गुना अधिक है। इसलिए किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। न्यूनतम मजदूरी की दर तय है। खाद, बीज, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां अपने ढंग से इनकी कीमत तय करती हैं। सरकार ने खाद वगैरह पर से सब्सिडी हटा ली है। कई राज्यों में खेती के लिए मिलने वाली बिजली की दर किसानों की कमर तोड़ देती है। फिर प्राकृतिक आपदा का कहर हर साल बरपता ही है। इस तरह किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा होती गई है। फिर गन्ना, आलू, फल और सब्जियों जैसी कुछ नकदी फसलें उगाकर वे अपनी स्थिति बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो उनकी न तो वाजिब कीमत मिल पाती है और न समय पर उनका भुगतान मिल पाता है।
ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की है उनकी क्या दशा होती होगी। पैरा, भारत गन्ने का बड़ा उत्पादक देश है। हर साल वह बड़े पैमाने पर चीनी का निर्यात करता है। गन्ने से चीनी के अलावा कुछ दूसरे उत्पाद भी तैयार होते हैं। अब इससे एथेनॉल बनाने पर सरकार का जोर है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाता है, जो कि पेट्रोल की कीमत नियंत्रित करने में मददगार होता है। अगले पेराई सत्र में गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने पर बल है। इससे 40,000 करोड़ रुपए के राजस्व की उगाही का अनुमान है। फिर सरकार को गन्ने की खेती और अंतिम रूप से मिलों तक पहुंचाने में आने वाली लागत का व्यावहारिक आकलन कर उचित कीमत तय करने में क्यों गुरेज होना चाहिए। पूर्ण विराम।